Hi students, this is Sahir Kamal and I welcome you all to Jai Mahadev Vidyakul family for the एग्जामिनेशन 2023 2021-22 के सक्सेसफुल सेशन के बाद जय महादेव विद्याकुल एक बार फिर से लेकर आ रहा है आप सभी के लिए 2023 में यूट्यूब पर फ्री क्लासेस। और इस फ्री क्लासेस के स्टार्ट करने से पहले तो फ्री डिस्कशन हो जाए सिलेबस का, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे सिलेबस ही नहीं समझ पाते कि व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी, क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इन सारी बातों का डिस्कशन इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप, क्योंकि लाइक शेयर से ही हमारी नेक्स्ट वीडियो वो और ज्यादा मोटिवेटेड होगी। और नेक्स्ट वीडियो में भी आपके सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं, बट कहां से स्टार्ट करना है, कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बातों का डिस्कशन बड़ा ही जरूरी होता है। 2021-22 के सेशन में हमने अपनी सारी वीडियोस में पूरे के पूरे 90% से ज्यादा सवालों को डिक्टो फंसाया है। हमने 2-2 घंटे की क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो में कम से कम 8-8, 10-10 नंबर के क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड फंसाए हैं। तो इस बार भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी 2023 के बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से बेहतर बेस्ट कंटेंट देने की। 2023 की परीक्षा जो होने वाली है इस बार कुछ उलटफेर जरूर होगा, क्योंकि 2022 की जो परीक्षा हुई थी उसमें से केवल 70% सिलेबस पूछा गया था। इस बार आपका जो कोरोना जो मित्र बन गया था हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए या किसी भी बोर्ड के बच्चों के लिए, अब वो फ्रेंडशिप जो है एनिमी में बदल गया है। मतलब वो अब हो गया आपका दुश्मन, उसकी वजह से वो हटा तो आपका सिलेबस बढ़ेगा। वो सिलेबस कौन सा बढ़ेगा, मतलब कितने चैप्टर्स पढ़ेंगे, किन किन सेक्शंस को पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है, इन सारी बातों का जवाब केवल इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो के एंड के बाद आपके वो कमेंट्स और लाइक्स हमें मोटिवेट करेंगे, और मोटिवेट करने पर आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो आने वाली है। मोटिवेशनल वीडियो का मतलब आपको एक बेहतर और बेस्ट कंटेंट देने वाले हैं हम यहां पर जय महादेव विद्याकुल के प्लेटफॉर्म पर। तो 2023 परीक्षा पर चर्चा करेंगे। आपके पास जो सिलेबस होता है उसमें ऐसा जरूर होता है कि बहुत से चैप्टर्स हैं और बच्चा हर चैप्टर पे ध्यान और अपना समय सब कुछ बर्बाद करता है। तो चापने की आवश्यकता नहीं है इन फालतू चैप्टर्स। कौन से फालतू चैप्टर्स हैं, क्योंकि जो बोर्ड ने हटाए थे बोर्ड के हिसाब से नहीं, वो मेरे हिसाब से भी फालतू चैप्टर्स थे। तो शुरुआत से डिस्कशन करेंगे आपके पास कौन सी बुक्स हैं, क्योंकि पिछले साल भी बच्चों को अपनी किताब के बारे में भी बहुत समय के बाद पता चला कि उनकी बुक्स बदल गई है और वो बुक कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, उसका हिंदी ट्रांसलेशन कैसे किया जाए। बुक्स बड़ी टफ लिखी हुई थी, उस टफ बुक को उसकी जो पोएम्स हैं उनको टफ लैंग्वेज में लिखने के बावजूद हमने हर एक पोएम, हर एक चैप्टर्स को डिटेल में हिंदी भाषा में, आपकी अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने की कोशिश करा। तो अब इस साल भी 2023 की परीक्षा के लिए भी तैयार हो, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले हमें युद्ध में जो हमारे ओपोनेंट्स हैं, हमारे एनिमीज हैं, उनका सामना करने के लिए हमें ये जानकारी जरूर होना चाहिए कि उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। जिस तरीके से किसी भी देश पर आक्रमण करने के लिए हमें उस देश के जो है एयरफोर्स हो, चाहे आपकी एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, किसी भी तरीके की जो फोर्स होती है उनके बल के अंदाजा होना चाहिए। यदि उनके बल का अंदाजा नहीं है तो कोई भी एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करने से पहले सोच नहीं पाता और इसीलिए फिर वो युद्ध के मैदान में परास्त हो जाता है। चलिए बहरहाल ये बात हो गई है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां से। आपकी पहली बुक है फ्लेमिंगो। इस फ्लेमिंगो बुक का जो आपकी बुक है प्रोज जैसे आप कहते हैं जैसे, तो फ्लेमिंगो नाम की एक बुक है और ये इसका कवर पेज है, आप देख लीजिएगा ध्यान से। इसमें आपके 2 सेक्शन बांटे गए हैं, पहला प्रोज सेक्शन और दूसरा पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन में आपके चैप्टर्स होंगे और पोएट्री सेक्शन में आपके पास 6 पोएम्स होंगी। इसमें से लास्ट ईयर कुछ चैप्टर हटाए गए थे और मेरे ख्याल से कौन से चैप्टर इस बार हटाए जाने चाहिए उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो भैया वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लेमिंगो, इसमें 2 सेक्शन, पहला प्रोज सेक्शन आएगा जिसमें चैप्टर्स, पहला द लास्ट लेसन जिसको लिखा है अल्फोंसो डॉडेट ने, दूसरा चैप्टर आपका लॉस्ट स्प्रिंग और इसको लिखा है अनीस जंग ने, तीसरा चैप्टर आपका डीप वाटर जिसको लिखा है विलियम डगलस ने, 4th चैप्टर आपका द रैट ट्रैप जिसको लिखा है सल्मा लेगरलोफ ने, 5th चैप्टर इंडिगो जिसको लिखा है लुइस फिशर ने, 6वां चैप्टर पोएट एंड पैनकेक्स जिसको लिखा है अशोका मित्र ने, और 7वां चैप्टर द इंटरव्यू जिसको लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर अल्बर्टो इको। नमो इतना मतलब भयंकर सा है तो का पढ़बो एक चैप्टर का, बट हम पढ़ाई। चलो 8वां चैप्टर क्या है, गोइंग प्लेसेस, और जिसको लिखा है ए और बर्टन ने। अब ये 8 चैप्टर हैं। लास्ट ईयर इसमें से 3 चैप्टर को हटा दिया गया था और मेरे ख्याल से वो जो चैप्टर हटाए थे ना, बोर्ड मेरे मन की बात सुन लेता है, उसने शायद यही किया। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि इन तीनों चैप्टर्स को हटा दिया गया था, इन तीनों चैप्टर्स को हटा दिया गया था। ये राइटर भी हट गए थे, ये चैप्टर, भैया चैप्टर हुआ हटी तो राइटर हुआ तो अपन से हट जाएगी। तो भैया पोएट एंड पैन, और ये तीनों चैप्टर हटाए जाने लायक भी थे, बोरिंग थे, बहुत बोरिंग। तो का इस बार पूछा जाए तो पढ़बो ना, भैया पढ़ना तो पड़ेगा।
तो इसके लिए भी हमने बड़ी ट्रिक्स बनाई है, इसको पढ़ाने के लिए भी हमने आपके हिंदी एक्सप्लेनेशन लिख लिए हैं, और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कोई भी लिटरेचर का बोरिंग चैप्टर आपको बोरिंग नहीं लगने देंगे, ये मेरा वादा है यहां पर खड़े होकर के। ये तीनों चैप्टर्स भी इस बार इंक्लूडेड हैं, इसका मतलब ये पूरे ही चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और बोर्ड ने भी इन्हीं पांचों चैप्टर्स को रखा था। लेकिन इस बार आपके जो सबसे बेकार मतलब बोरिंग चैप्टर, बोगस चैप्टर जो होंगे ना, क्वेश्चन वहां से बनने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए अब आपको पूरा लिटरेचर ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में आपके पास 6 पोएम्स थी, जिसमें पहली पोएम आपकी माय मदर 66 जिसको कंपोज किया था कमला दास ने, दूसरी पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम जिसको कंपोज किया था, आ जाओ भाई, स्टेफन स्पेंडर ने, जिसकी तीसरी पोएम थी आपकी कीपिंग क्वाइट जिसको कंपोज किया था पैब्लो नेरूडा ने, और चौथी पोएम आपकी थी अ थिंग ऑफ ब्यूटी जिसको कंपोज किया था जॉन कीट्स ने। बहुत ही छोटे से राइटर, मतलब छोटे से मतलब हैं तो बहुत बड़े राइटर, मतलब उम्र बड़ी छोटी थी, मतलब हमसे भी छोटी उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी, बट वर्ल्ड फेमस पोएट है जॉन कीट्स। पांचवी है अ रोड साइड स्टैंड जिसके कंपोज किया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, बहुत ही मार्वलस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और छठवीं आन जेनिफर स्टाइगर जिसको एड्रियाने रिच ने कंपोज किया था। अब लास्ट ईयर क्या किया गया, इसमें से एक पोएम को भी हटा दिया गया था, लेकिन इस बार आपको पोएम में 6 पोएम पढ़नी है। लास्ट ईयर जो आपकी पोएम हटी थी अ रोड साइड स्टैंड, 5वें नंबर की पोएम हटा दी गई थी, ये थोड़ा सा बोरिंग है, बच्चों के समझ से परे थी ये पोएम, इस वजह से इस पोएम को हटा दिया गया था। जो आसानी से ना चल पाए उसे हम कहते हैं कि वो बोरिंग है। लेकिन बोरिंग और ना होना, बोरिंग का होना या बोरिंग ना होना, ये टीचर पर डिपेंड करता है कि हाउ टू एक्सप्रेस लिटरेचर, हाउ टू टीच लिटरेचर टू स्टूडेंट। ये टीचर अगर समझा ले या टीचर इसमें कामयाब हो जाए तो कोई भी चीज बोरिंग नहीं है। हमने पूरे साल, मेरे जो भी पिछले सेशन के बच्चे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, कैसे भी कनेक्ट करिए उनसे, बट हमने किसी भी लिटरेचर चैप्टर को बोरिंग तरीके से ना पढ़ाने की कोशिश करी, क्योंकि हमने बोरिंग तरीके से पढ़ा ही नहीं है। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। पीछे भाई आ जाओ, आज कहाँ चले गए, ठीक है। तो ये जो पोएम्स हैं इनमें आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, हमने डिक्टो क्वेश्चंस आपको लास्ट ईयर 2021-22 के सेशन में किया। सेंट्रल आइडिया तक के हमने आपको शॉर्ट तरीके से लिखवाने की कोशिश करे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, शॉर्ट और लॉन्ग सेंट्रल आइडिया अलग से लिखवाए, स्टेंजा वाइज हर एक क्वेश्चन को डिक्टो एग्जाम में फंसाया, और सिर्फ 3 पोएम को पढ़ा करके हमने ये कह दिया था कि उसी में से आएगा, और पूरा का पूरा हर सेट में वो क्वेश्चंस आए जो डिक्टो हमने अपने यूट्यूब सेशन पर पढ़ाए। माय मदर 66 एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम एंड कीपिंग क्वाइट, ये 3 पोएम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इसी को पढ़ाने के बावजूद हमने उसी में फंसवा दिया। लेकिन अब की बार जो 100% सिलेबस आएगा तो उसमें भाई डिस्कशन तो पूरा होगा। चलिए, उसके बाद आपके पास आएगी ये बुक जिसका कवर पेज ये है विस्टस, और विस्टस में आपके पास जो चैप्टर्स आते हैं, ये कवर पेज है बेटा, ध्यान रखना, ये पीछे का होगा, ये आगे का फ्रंट पेज है। ये विस्टस इस तरह की बुक है जिसमें आपके सामने चैप्टर्स होंगे ऑलमोस्ट 8। पहला चैप्टर द थर्ड लेवल, और बहुत ही इमेजिनेटिव, बहुत ही फिक्शनल लेवल, जिसको लिखा है जैक फिनी ने। उसके बाद दूसरा चैप्टर इसका द टाइगर किंग, जिसको लिखा है कल्की ने, जो कि इंडियन राइटर ही है। थर्ड चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, बहुत ही फिलोसॉफिकल, बहुत ही थॉटफुल चैप्टर जो कि है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये बच्चों को समझाने में और समझने में बड़ी दिक्कत होती है, ये चैप्टर थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी कम है, बट ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको हम इसको आसान भाषा में आपको समझा दे, जिसको तिशानी दोषी ने लिखा था। चौथा चैप्टर था द एनिमी पर्ल एस बुक, इसके बताए हुए क्वेश्चन डिक्टो हमने लॉन्ग क्वेश्चन फंसाए थे, द एनिमी पर्ल एस बुक द्वारा लिखा गया। पांचवा शुड विजार्ड हिट मॉमी, बहुत ही जॉली और बहुत ही मतलब बचकाना चैप्टर एक है शुड विजार्ड हिट मॉमी, बट इट गिव्स अ लॉट ऑफ लेसन। ये बहुत बढ़िया सा गजब का एक लेसन देता है हमारी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जॉन अपडाइक ने लिखा। पांचवा चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट, जिसको लिखा है सुशान हिल ने। और सातवां चैप्टर इवान स्ट्राइज एंड ओ लेवल, बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बहुत ज्यादा लेंदी, बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ ये सातवां चैप्टर, जिसको लिखा है कॉलिन डेक्स्टर ने। और आठवां चैप्टर आपके सामने आएगा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसको लिखा है गेर्ट्रूड सिमोन्स बोनिन। सबसे ज्यादा बोरिंग अगर आपके पूरी बुक में चैप्टर होंगे तो ये चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इवान स्ट्राइज एंड ओ लेवल। यद्यपि हमने इसको इंटरेस्टिंग बनाने की, अपनी भाषा में पढ़ाने की, बच्चों के एटीट्यूड को समझने की कोशिश करते हुए इसको पढ़ाया है। फिलहाल लास्ट ईयर आपके 3 चैप्टर्स नहीं पूछे गए थे विस्टस में से, ऑन द फेस ऑफ इट, इवान स्ट्राइज एंड ओ लेवल एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तीनों चैप्टर को एलिमिनेट कर दिया था एज पर 70% सिलेबस, ठीक 30% सिलेबस में इनको हटा दिया गया था। एक पोएम, 3 चैप्टर इधर से, 3 चैप्टर उधर से, तो ओवरऑल 7 चैप्टर्स को हटाया गया था। लेकिन इस बार ये 7 चैप्टर आपको इंक्लूड करके पढ़ना है, चाहे कितना भी टफ हो
आपको पढ़ना तो पड़ेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको एक वीडियो में उस क्वेश्चंस के उस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन हिंदी और उसके साथ ही उसके वर्ड मीनिंग, साथ में क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलने वाला है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं रीडर, और इसको आप सप्लीमेंट्री तौर पर ले सकते हैं, ये आपकी एक्स्ट्रा बुक होती है सप्लीमेंट्री रीडर। उसके बाद आती है भाई ग्रामर। तो क्या ग्रामर इतनी आसानी से आप समझ पाएंगे? ग्रामर क्या है, ग्रामर क्यों पढ़ रहे हैं, इन सारी बातों का पर्पस होता है। ग्रामर है, उसके अंदर ट्रांसलेशन है, वोकैबुलरी है, उसका क्या रोल है। उसके बाद आपकी आती है ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर सेक्शन से आप लिटरेचर सेक्शन कैसे सीख सकते हैं, ये भी हमने लास्ट ईयर ट्रिक के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश करी कि ग्रामर लिटरेचर से कहीं अलग नहीं होती है। अगर आप लिटरेचर और ग्रामर को मिंगल तरीके से पढ़ते हैं तो आपको लिटरेचर और ग्रामर दोनों में फायदा होता है। यदि आप ग्रामर को केवल ग्रामर के हिसाब से पढ़ेंगे तो फिर आपकी होगी प्रॉब्लम या आप समस्या में पढ़ेंगे। तो अब आती है बात ग्रामर की। ग्रामर के अलावा आपका ट्रांसलेशन, उसके बाद कॉम्पोजिशन, ये सारी चीजें हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। ग्रामर पहला टॉपिक आपका आता है ग्रामर में, और वो आपकी जो बुक है, कोई भी इंटरमीडिएट की बुक होगी तो उस बुक में आपको पहला चैप्टर मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको हम केवल नरेशन कह दें या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कह दें, जिसमें पहला चैप्टर आपका आता है। दूसरा आता है सिंथेसिस, और तीसरा आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, चौथा आता है सिंटैक्स। ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसके अंदर का जो माल है ना, गूदा इसके अंदर का, वो कोई नहीं समझता। उन्होंने नरेशन पढ़ लिया, सिंथेसिस पढ़ लिया, फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सिंटैक्स सब पढ़ लिया। वो पढ़ा इसलिए क्योंकि 2-2 नंबर का आता है। यही हमारे बच्चों की हो जाती है दिक्कत, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि 2-2 नंबर के लिए पढ़ना है। तो भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को 2 नंबर के लिए नहीं पढ़ना है। ये सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और सिंटैक्स ऑफ, ये जो 4 चैप्टर ये आपके ग्रामर के शुरुआत में दिए होते हैं ना, इन्हीं चारों चैप्टर के ऊपर पूरा 100 नंबर का पेपर होता है। यदि आपको सिंटैक्स ना आवा तो का लिखबो भैया सेंटेंसवा में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ना आवा तो भैया कैसे सेंटेंसवा बनावो, सिंथेसिस ना आया बड़े सेंटेंस कैसे बनेंगे, और नरेशन ना आया तो आप अपनी भाषा या किसी की दूसरे के बोले गए शब्दों को अपने भाषा में कैसे बोलोगे। तो ये 4 चैप्टर नहीं है, दिस इज होल इंग्लिश, ये ही कंप्लीट इंग्लिश है भैया। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिर्फ 2 नंबर के लिए नहीं पढ़ना है। हमने लास्ट ईयर पूरी कोशिश करी बच्चों को, और उस कोशिश में लगभग हम 90% कामयाब हुए, 10% नहीं हुए, क्योंकि 10% बच्चे होते हैं वो वैसे ही लेते हैं जैसा उनका मन करता है। तो भैया यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंटैक्स, ये आपको एक बड़ी बड़ी वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए आपकी हर एक किताब, आपकी कोई भी ग्रामर की किताब होगी, किताब के एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ करवाएंगे यूट्यूब पर। तो आपके ये 4 मेजर टॉपिक हैं। ये टॉपिक नहीं, एक्चुअल में आपकी 70% इंग्लिश यही है। यदि आप इसको 2-2 नंबर के हिसाब से पढ़ोगे तो कुछ ना कर पाओ जीवन में भैया। ये चैप्टर नहीं है, पूरी इंग्लिश यही है। अगर आप लिटरेचर सीख भी रहे हैं तो लिखना आपको इन्हीं चारों में से कहीं ना कहीं है। अगर आप ग्रामर में ट्रांसलेशन सीख रहे हैं तो ट्रांसलेशन में नियम इन्हीं के लगेंगे। अगर आप कोई कंपोजिशन कर रहे हैं तो नियम इन्हीं के लगेंगे। सिंटैक्स इतना बड़ा टॉपिक है तो उस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है, उस सब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है। तो ये 2-2 नंबर के लिए नहीं पढ़ना है, पूरी ग्रामर। उसके बाद बात करते हैं 5वां पॉइंट, ये आएगा इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो भैया वो अगर इडियम फ्रेजेस ना पढ़े आपने तो फिर क्या पढ़ा? हमारे पास शब्द जब कभी कम हो जाते हैं तो इडियम एंड फ्रेजेस आते हैं और वो हमारी मदद करते हैं। अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको नहीं पता तो आप केवल और केवल जो है नॉर्मल सेंटेंस लिख पाएंगे। इडियम फ्रेजेस का महत्व इतना ज्यादा है कि हमारी आधी से ज्यादा भाषा दिन भर की इडियम एंड फ्रेजेस पर डिपेंड करती है। ये आपको पता भी नहीं है, ये बात आपको पता भी नहीं है। जब हम इडियम फ्रेजेस पढ़ाएंगे एंड हाउ टू मेक इट इजी एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड टू मेक यू लर्न, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो भैया कनेक्ट हमारे साथ हो गए। वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना वीडियो के नीचे, तब पता चलेगा आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। आगे बढ़े भैया। लो 6वां है एड्स टू गुड इंग्लिश। ये क्या है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये आपको शायद किताब में ढूंढने को नहीं मिलेगा, बट ये हमने टॉपिक बना के लिखा है। इसके अंदर सब डिविजन्स हैं। तो कौन सा डिवीजन है? ये 5 टॉपिक तो हो गए। इडियम फ्रेजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। 6वां टॉपिक एड्स टू गुड इंग्लिश। इसके लिए आपको क्या करना है वो ये। अब एड्स टू गुड इंग्लिश के लिए आपको करना क्या है? इसमें आपके आते हैं वोकैबुलरी सेक्शन, जिसमें पहला सिनोनिम्स आता है, दूसरा एंटोनिम्स आता है, तीसरा आपका होमोफोन्स और चौथा फिगर ऑफ स्पीच। 5वां वैसे गलत हो गया, ये चौथा यहां पर होना चाहिए था होमोफोन्स। ये 4 चीजें। तो भैया अगर हम घर के निर्माण की बात करें तो घर पुट्टी से नहीं बनता है,
ठीक है, या घर दिखने में जैसा होता है, या मान लेते हैं कि घर जो है आपने बड़ा शानदार बनाया, लेकिन उस घर की आधारशिला जो है ना वो जमीन के नीचे होती है। यदि वो आधारशिला ना हो तो आपका घर चाहे कितना पुट्टी लगवा लो, मार्बल लगवा लो, सरिया घुसड़वा लो, कुछ नहीं होगा जब तक कि वो सरिया आधारशिला में नहीं जाएगी। नीचे जो खंबे, और ये खंबे हैं किसी भी भाषा के, यदि आपको सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स, और ये 4 बार क्यों लिख दिया होमोफोन्स पता नहीं है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए था यहाँ पर, और फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच वैसे ये ग्रामर का पार्ट ना होकर के लिटरेचर का पार्ट होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द पार्ट ऑफ ग्रामर। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है पार्ट ऑफ ग्रामर का। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है। फिगर ऑफ स्पीच ये पोएम सेक्शन में जब हम लोग पोएट्री कर रहे होंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि किस पोएम में किस पर्टिकुलर लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। लेकिन आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की बुक होती है इंटरमीडिएट की, वो अब तक ऐसे ही प्रिंट आ रही है भैया, अपडेट नहीं होते यूपी वाले, वो बुक अभी वो वैसे ही छाप रहे हैं। जबकि फिगर ऑफ स्पीच हमारे जमाने में तब वही पूछी जाती थी ग्रामर सेक्शन में, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच एक्चुअली लिटरेचर का पार्ट है। इसे कहते हैं अलंकार, और अलंकार पोएम में यूज किए जाते हैं, ग्रामर में यूज नहीं होते अलंकार। तो फिगर ऑफ स्पीच इज द पार्ट ऑफ पोएम सेक्शन। चलिए ये तो बात हो गई। उसके बाद अब आपके आता है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन को करने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी ये समझ लेते हैं। ग्रामर को तो कर लिया, बट ग्रामर का एप्लीकेशन कहां करोगे, ग्रामर को अप्लाई कहां करोगे, दिस इज द पॉइंट। तो ग्रामर को अप्लाई हम कहां करते हैं, ट्रांसलेशन में। और ट्रांसलेशन के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स की आवश्यकता है। वो क्या है बेटा, नंबर 1, आजा भाई खुल के। नंबर 1 भैया, हमें इसके अंदर जो ट्रांसलेशन है, हमें इसके अंदर सबसे पहली चीज होती है वर्ब का पता होना। अगर हमें वर्ब नहीं पता तो हम किसी भी सेंटेंस को जीवन भर टहलते रह जाएंगे, सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। ये दिखने में जितना छोटा है, पढ़ने में उतना ही लेंथी, उतना ही टिपिकल, उतना ही डिफिकल्ट, उतना ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वर्ब। सब वर्ब का क्या मतलब, क्रिया, इसमें कौन सी टफ। वर्ब को जब डिटेल में पढ़ोगे देन यू विल कम टू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ वर्ब एंड हाउ इट इज यूज्ड विद अ सब्जेक्ट इन अ करेक्ट वे। सॉरी, तो ये करेक्ट वे में करेक्टली किस तरीके से प्रयोग की जाएगी। वर्ब टू बी, हैव और टू डू, हमारी बोलचाल की भाषा के अधिकतर जो सेंटेंस होते हैं वो इन वर्ब्स पर डिपेंड करते हैं, हैव और डू और वर्ब टू बी के ऊपर। हम आपको इसको भी धीरे धीरे बताएंगे अगर आप हमारे साथ पूरे साल इसी तरह जुड़े रहेंगे। वर्ब को समझने के बाद फिर हमारी बात आती है डमी सब्जेक्ट, इट एंड इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये छोटे छोटे टॉपिक है। ट्रांसलेशन करते समय यदि आपको इट और देयर का यूज ना आया तो आपको 10 सेंटेंस में एक सेंटेंस जरूर ऐसा मिलेगा जहां पर इट और देयर का यूज पूछा जाएगा, ये आपको यूज करना पड़ेगा और वहां पर आप जो है कर नहीं पाएंगे। तीसरा, यूज ऑफ इट और दिस। अब उसके बाद इट और दिस क्या है, अगर हम इट यूज कर भी लेते हैं और देयर के साथ उसका कंपेयर कर भी लेते हैं, फिर हमें आती दिक्कत इट का और दिस में कंफ्यूजन। तो इसको भी छोटे से वीडियो में आपको हम क्लियर कराने वाले हैं, ये टॉपिक है। उसके बाद आता है यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स का मतलब शुड, वुड, कैन, कुड, ये जितने भी हैं हमारे पास ओवरऑल 13 मॉडल्स हैं। फ्यूचर टेंस हमारे मॉडल में लिखा जाता है और इसी वजह से फ्यूचर टेंस को फ्यूचर टेंस के हिसाब से ना पढ़ते हुए उसको हम डिस्कस करते हैं मॉडल वाले सेक्शन में डिस्कस। तो उसके बाद मॉडल वर्ब्स कितनी जरूरी है ये भी आपको हम बता दें। दिन भर में हमारे ऐसे हजारों सेंटेंस होते हैं जब हम मॉडल का प्रयोग कर रहे होते हैं अपनी भाषा में। ये रियलाइज कराना मेरा काम है कि किस तरीके से हम अवॉइड करते हैं अपनी डेली रूटीन की लैंग्वेज को। वी कैन लर्न अ लॉट, वी कैन लर्न अ lot from our daily life conversation and then we can learn how to write our sentences using very simple sentences। हम अपनी भाषा से बहुत आसानी से लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट ना होकर के एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ोगे देन यू विल ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अदरवाइज आप सब्जेक्ट की तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो की तरह समझते रहिए, ये कभी आप ओवरकम नहीं हो पाएंगे और ना आपको बोलना आ पाएगा ना आपको लिखना आ पाएगा। आपका पर्पस फिलहाल इस समय है सिर्फ बोलना और लिखना। तो पहला आप अपना लिखने का पर्पस कि कैसे आंसर फ्रेम की जाए, जस्ट अवॉइड द हैबिट ऑफ रॉट स्टडी। जो आप रॉट स्टडी करते हैं, रटना, रट्टाफिकेशन जिसे कहा जाता है, वैसे कोई वर्ड नहीं है रट्टाफिकेशन, दिस इज माय ओन वर्ड। रटना, इसको कम करते हुए आप अपनी लाइफ में ही इंग्लिश को उतार सकते हैं। दिन भर में छोटे छोटे सेंटेंस डेली यूज करने पर बोर्ड परीक्षा अपने आप तैयार कैसे हो जाएगी, ये एंड ऑफ द सेशन जो है आपको पता चलेगा। उसके बाद बात करते हैं 5वीं, यूज ऑफ आर्टिकल्स। छोटी सी बात, ए, एन और द सर कहां यूज करते हैं भाई, बहुत से वीडियो में आपको एक वीडियो में पढ़ा दिया गया, लेकिन यूज ऑफ द अगर आपने गलत यूज किया ना तो पूरे
पूरे सेंटेंस के अर्थ ही बदल जाते हैं, ये हम लोग इस अलग डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ आर्टिकल्स आएगा, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। पहले तो हमने वर्ब्स की बात हमने कर ली थी, लेकिन फिर आती है मेन वर्ब्स की बात। यहां पर तो वर्ब टू बी, हैव और डू, जो कि हमारे बेसिक और फंडामेंटल छोटे छोटे सेंटेंस इसको पर डिपेंड करते हैं, बट फिर भी वर्ब आती है हमारी अलग से, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये कहने के लिए क्या है सर, सिंटैक्स में तो पढ़ेंगे, वहां पर आप वर्ब पढ़ सकते हैं, वहां पर आप वर्ब के काइंड पढ़ सकते हैं, वहां पर आप वर्ब के यूजेस पढ़ सकते हैं, बट वर्ब के फॉर्मेशन ना पढ़ने पर वर्ब के फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म कैसे होते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ जो कि ऑथराइज्ड वर्जन नहीं है फॉर्म, फिर भी हमें फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान देना है, वर्ब के फॉर्म। लेकिन उसके बाद फिर और बहुत से वर्ब्स होती हैं जिसमें हमारा कहीं पर ईडी लग जाता है, कहीं पर टी लग जाता है, कहीं पर जो है कहीं चेंज नहीं होता, तो वो कौन सी वर्ब्स हैं, वर्ब्स के फॉर्म कैसे याद करें, उसके शॉर्ट ट्रिक क्या, ये सारी चीजें यूट्यूब पर आपको मिलने वाली हैं इस सेशन में। उसके बाद बात आती है टेंसेज, एक्टिव एंड पैसिव, फिर बात आती है टेंसेज। बच्चा समझाता है कि सबसे पहले टेंसवा पढ़ लो, तो टेंसवा पढ़ने पर ही आपका पूरी इंग्लिश नहीं होती। बच्चा ये सोचता है टेंस जे का आ गया उसका सब कुछ आ गया। बात तो सच है, जिसको टेंस अगर आ गया है उसकी आधी इंग्लिश तो वहीं खत्म हो जाती है, बट टेंस को कैसे अप्लाई करे, कैसे उसकी प्रैक्टिस करे, दिस इज माय वर्क एंड आई विल डू इट विद यू। ठीक, उसके बाद आता है टेंस और फिर वो पैसिव वॉइस में। फिर यहां पर बात अलग आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अलग से आपको पढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में, अगर आपने ध्यान दिया, वैसे आपने ध्यान तो दिया नहीं होगा, हमें अच्छी तरीके से मालूम, बट आज के बाद ध्यान देना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बट यहां पर हम लोग टेंस के हिसाब से पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। उसके बाद नवा टॉपिक, वैसे 8 ये लिख दिया, नवा है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, नॉन फाइनाइट्स। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा इशू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नॉन फाइनाइट, व्हाट इज दिस, ये क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या है, डिस्कशन जब करेंगे तब पता चलेगा। नॉन फाइनाइट मतलब जो फाइनाइट नहीं है, और जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट वर्ब्स अलग होती हैं, जैसे जीरन है, पार्टिसिपल है, उसके अलावा जीरन है, पार्टिसिपल है, इंफिनिटिव है, ये सारी चीजें नॉन फाइनाइट्स के अंदर आती है। क्या है, कैसे इनको यूज करना है, कितने इनके प्रकार होते हैं, कहां ये सही तरीके से यूज होती है, कहां इनको हम गलत तरीके से यूज कर जाते हैं, इन सारी चीजों की चर्चा भी एक अलग डिस्कशन में होगा। उसके बाद बात आती है ट्रांसलेशन का ही और पार्ट आगे बढ़ेगा, पॉजिटिव वर्ब्स। हा भैया शाहजहां ने ताजमहल बनाया, नहीं, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है, और इस सेंटेंस का एग्जाम, इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो इस वर्ब से आएगा, पॉजिटिव वर्ब्स के। और अगर पॉजिटिव वर्ब्स नहीं पढ़ेंगे तो आपके दिन भर में कम से कम 20% सेंटेंस ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव वर्ब्स पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद बात आती है प्रीपोजिशन की। तो भैया सिंटैक्स में सर प्रीपोजिशन तो आ ही जाता है, बट सिंटैक्स में प्रीपोजिशन तो आता है बेटा, लेकिन प्रीपोजिशन इतना मेजर टॉपिक है, अपने आप में बड़ा टॉपिक है, कुछ सिंटैक्स से अलग हटके खास से पढ़ाया जाता है। वो तो आपके मेजर टॉपिक्स थे, जब आप सिंटैक्स पढ़ेंगे तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो कंजंक्शंस और प्रीपोजिशन का जो पार्ट है, इंटरजेक्शन तो बहुत खास चीज है नहीं, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन का पार्ट है, इसको अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, जो कि हम करेंगे इस बार 2023 के सेशन में। प्रीपोजिशन अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, गलत प्रीपोजिशन यूज करने पर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। वह मेरे ऊपर बैठेगा, नहीं, वह मेरे बगल में बैठा, तो बगल में बैठना और ऊपर में बैठने में फर्क हुआ। अब यहां पर आप सोचते रहिए कि ऑन लगे, कि एट लगे, कि नियर लगे, कि बाई लगे, बिसाइड्स लगे, तो कम से कम 40 से 50 प्रीपोजिशन है जो हमें कवर करनी है आपके लिए। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज में मतलब कौन सा टेंस, अगर किसी कंजंक्शंस का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका पहला सेंटेंस किस टेंस में होगा, बाद वाला सेंटेंस किस टेंस में होगा, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए एक नया टॉपिक है जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के बाद कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस भी हमारे मुंह से कई बार इस तरह से निकलते हैं कि हम कंडीशनल सेंटेंस गलत लिख जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस भी अलग से एक टॉपिक बना है जिसमें हम 4 तरह की प्योर कंडीशनल पढ़ते हैं। कंडीशंस क्या है, जैसे कि काश में ये होता तो तुम्हारे पास आ जाता, काश में वो होता तो मैं ये कर लेता, ऐसे तमाम तरह की कंडीशंस होती हैं और सबके अपने अपने नियम। एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम 30 मिनट्स के अंदर कवर करेंगे विद ग्रेट एग्जांपल्स। नेक्स्ट टॉपिक आएगा कंडीशन सेंटेंस, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है, बट उसके लिए अलग नियम आता है। फिर उसके बाद आएगा एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, कंप्लीट इंग्लिश इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट ये आपके किसी भी कंपटीशन में पूछा जाने वाला सबसे बड़ा टॉपिक जो है कंपटीशन में। आफ्टर 12th यू विल गेट इनटू एनी कंपटीशन, या ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स ट्राई टू कम्पीट इन एनी कंपटीशन इन फोर्थकमिंग ईयर्स। हमेशा 12th का बच्चा ज्यादातर यूपी बोर्ड से जो बिलोंग करता है वो कंपटीशन की तैयारी करता है। घर से प्रेशर यही आता है कि अबे एसएससी की तैयारी कर ले,
अबे ई कर ले, ऊ कर ले, तो भैया कौन कंपटीशन की तैयारी करोगे? तो उस कंपटीशन की तैयारी करते समय आपकी इंग्लिश का एक मेजर पार्ट है जिसमें 5 से 6 क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन में सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से जरूर पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं, बाकी तो सबसे एक पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपको ये नहीं आया तो आप बताइए कि कोई भी सब्जेक्ट या एग्रीमेंट वर्ब से नहीं करेगा तो आपका सेंटेंस वह सही हो ना हो पाई। तो इसलिए ये एक बड़ा टॉपिक है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट हिंट्स फॉर ट्रांसलेशन। अब बात आती है इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद जो है बात आती है इंपॉर्टेंट हिंट्स ऑफ ट्रांसलेशन पर। भैया हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ अस? और हमारा जो अल्टीमेट पर्पस है वो केवल और केवल इतना ही है कि हमें ट्रांसलेशन आ जाए। मतलब हम हिंदी भाषी लोग हैं और हिंदी से अंग्रेजी सीखे चाहत भैया, तो हिंदी से अंग्रेजी सीखने के लिए कुल मिलाकर हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो भैया हमेशा जब भी कोनो टॉपिक पढ़ो तो अल्टीमेट पर्पस, आपका अल्टीमेट गोल जो होना चाहिए वो यहां होना चाहिए। इट मस्ट बी सेट इन योर माइंड व्हाइल लर्निंग एनी चैप्टर्स। किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय आपका अल्टीमेट पर्पस हमेशा आपके साथ होने चाहिए, आपके माइंड में, कि यहां जो हम नरेशन पढ़ रहे हैं इसका नरेशन का यूज हम ऐसे डेली कन्वर्सेशन में कर सकते हैं। यहां पर हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हम इस आर्टिकल का प्रयोग इस शब्द से पहले कर सकते हैं। यहां जो प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं इसका प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में तब होंगे। एंड दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ इंग्लिश लर्निंग। इंग्लिश लर्निंग का अल्टीमेट गोल है, इंग्लिश लर्निंग का अल्टीमेट गोल है ट्रांसलेशन। अगर आपको ट्रांसलेशन करना आ गया, यू जस्ट कम टू नो हाउ टू ट्रांसलेट थिंग्स एंड यू जस्ट कम टू नो हाउ टू राइट योर आंसर, यू जस्ट कम टू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। सारी बातें खत्म, क्योंकि ट्रांसलेशन ही हमारा अल्टीमेट गोल होता है। इसलिए सबसे लास्ट में फिर इसके ऊपर ही हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं ट्रांसलेशन में ही, कि आपकी जो इंग्लिश से हिंदी इंपॉर्टेंट हिंट्स फॉर ट्रांसलेशन के अंदर आपका एक टॉपिक आएगा एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। जब हम आपको सारी चीजें करवा चुके होंगे उसके बाद आपकी प्रैक्टिस सेट चलेगा और उसके बाद आएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। और इसमें कम से कम 15 पैसेज हमने इस बार सेट करे हैं कि 15 पैसेज का लल्लन टॉप तरीके से आपको ट्रांसलेशन करवा देना। हालांकि इसके बाद एक टॉपिक और बनता है इंग्लिश टू हिंदी, जो कि यूपी बोर्ड से अब हटा दिया गया है पिछले कई बारों से, बट कोशिश यही रहेगी कि हम आपको ये भी करवा दें। ये टॉपिक आपका हट चुका है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पूछा जाता। पहले व्हेन आई वाज इन 12th क्लास इन 2009 तो इट वाज आस्क्ड, ये पूछा गया था हमसे। उसके बाद आपका जो सिलेबस होगा वो खत्म होगा, लेकिन फिर भी एक चीज और बच गई जिसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो है आपका पैसेज, जिसे कहते हैं कंपोजिशन, आई थिंक अनसीन पैसेज, जो आपसे पूछा जाता है, अराउंड 15 मार्क्स का होता है। वो आपको हम एग्जाम टाइम पर एक रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज द टॉपिक नेम इटसेल्फ इट इज अनसीन। नोबडी हैज एवर सीन द पैसेजेस व्हिच मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये था आज का सिलेबस डिस्कशन। आई होप दैट यू लाइक दिस सेशन एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट वीक में आपकी एक वीडियो आने वाली है और वो उस वीडियो के साथ साथ आपका जो कोर्स होगा इंग्लिश का एकदम फ्लो के साथ स्टार्ट होगा। एक वीडियो एक टॉपिक क्लियरेंस का इस बार हम लोग का मोटिव है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। स्टे कनेक्टेड टू अस। थैंक यू।